नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा का रद्द होना, शहर भर में जश्न होना। देर रात तक डीजे बजता है और डीजे ऐसा नहीं एक ही जगह बजता है, दो तीन जगह जो है डीजे की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कहीं खुशी के आंसू थे तो कहीं थे आंसू भर्ती परीक्षा रद्द होने के। काफी सारे अभ्यर्थियों से मैंने बात की जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, जिन्होंने 2 ढाई साल मेहनत कर ली। अब उनका क्या? सत्येंद्र जी मेरे साथ हैं। काफी दिनों से जो है मैं उन अभ्यर्थियों से भी बात कर रही हूँ जिन्होंने एक लंबा समय इस भर्ती परीक्षा को दे दिया है। सत्येंद्र जी, स्वागत तो खैर नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी कि क्या है अगला कदम, क्या है इन बच्चों का भविष्य जिन्होंने एक लंबा समय इस भर्ती परीक्षा को दे दिया। मैडम, इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। कुछ लोगों ने मिलकर के इनके घरों की रोशनियां छीन ली हैं और वो कह रहे हैं कि उस रोशनी से हमने तुम्हारे घरों की रोशनी तो छीन ली, लेकिन हमारा घर तो देखो कैसे जगमगाहट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन राजनेताओं की जिन जो कि उस दिन पटाखे चला रहे थे। आपने पटाखे का नाम लिया, उस दिन पटाखे चला रहे थे। सर, राजनीति शास्त्र पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, ये कहीं नहीं लिखा कि जब जनता के पे दुखों का पहाड़ टूटे और कोई राजनेता पटाखे चलाए, ये राजनीति की सुचिता नहीं है। ऐसी राजनीति राजस्थान जैसी महान परंपरा जो कि वीरों की भूमि रही है, वहां पे कैसे आ गई हमें नहीं मालूम। तो ये मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है किसी के यहाँ पे इस तरीके की चीजें हों और आप पटाखे चलाएं। सत्येंद्र जी, एक वो नेता जिन्होंने शुरुआत की थी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, बीच में वो उठकर चले गए। फिर मोर्चा संभाला हनुमान बेनीवाल जी ने, पहले किरोड़ी लाल जी ने संभाला, फिर हनुमान बेनीवाल जी ने, और फिर बाद में एक लड़ाई हो गई। क्रेडिट गोज टू किसे मिलना चाहिए क्रेडिट? हनुमान बेनीवाल जी की भूमिका पे आप बात कर रहे हैं। बेनीवाल जी, आपको सबको पता है ये 2021 की भर्ती है। हनुमान बेनीवाल जी 2021 में नहीं बोले, 2022 में नहीं बोले, 2023 में नहीं बोले, 2024 में बोले। ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 में जब गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सबको पता है हनुमान बेनीवाल जी कांग्रेस की गोदी में बैठ करके सांसद बने थे। आप अगर किसी की गोदी में बैठ के सांसद बनोगे तो आप उसके खिलाफ कैसे बोल दोगे साहब? उससे पहले जब वो सांसद बने थे तब बीजेपी की गोदी में बैठ करके बने थे। तो वो तो हमेशा से सांसद किसी ना किसी की गोदी में बैठ करके ही बनते हैं। तो जब आप जिसके समर्थन से आप खड़े हो तो आप नहीं बोलोगे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस हार गई। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है और वो सांसद बन जाते हैं, क्योंकि बीच में लोकसभा का चुनाव आता है। वो उनको उनकी मदद चाहिए थी, वो सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद उनकी वजह से सीट खाली हुई, उस सीट पे उपचुनाव हुआ और उसका जो उपचुनाव था वो उनका गृह क्षेत्र था खींवसर, जहां उनका गढ़ माना जाता है। वहां से वो चुनाव हार गए। अब वो चुनाव हार गए, उनका गढ़ से हार गए, तो आज उनकी विधानसभा में एक भी आदमी नहीं है। तो उनकी तो राजनीतिक जमीन खिसक गई। और जब जमीन खिसक गई तो वो इतना बौखला गए कि अब तो कुछ भी आ जाए, उनको तो बोलना ही था। तो ऐसा ही भर्ती सामने आई। आपने उनके लगातार तमाम उनके है ना, वो देख लो, वो 10 मिनट के लिए धरने पे जाते थे और वो भी 130 दिनों का धरना बोल रहे हैं ये लोग। आप सब लोगों ने कवर किया 130 दिनों में। मेरे को डेट वाइज आरएलपी के लोग बता दे कि कितने दिन फिजिकली वहां पे बेनीवाल साहब गए थे। मुश्किल से 50-60 दिन गए थे। कितने टाइम तक रुके थे? 10 मिनट तक रुके थे। 10 मिनट भी बहुत। और उस 10 मिनट में वो क्या काम करते थे? उस 10 मिनट में वो कभी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी की खिल्ली उड़ाते थे, कभी वो हमारे इतिहास के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, कभी कभी भी कुछ भी बोलते थे। तो मैं क्या मानूं? चलो ठीक है, हम उनकी बात को मान भी लेते हैं। एक एक मिनट ये मान लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी सही है। हम वो हनुमान बेनीवाल जी जो फैसला करेंगे वो हम मान लेंगे। तो हनुमान बेनीवाल जी ने तो कहा है कि एसओजी में एक ऐसा कमरा बना हुआ है जहां पे लेन देन का कारोबार होता है। तो हनुमान बेनीवाल जी बता दो ना किसका कमरा है। ये वो कमरा वही तो नहीं था जिसपे हमारे वाले ईमानदार थानेदारों को सूली पे चढ़ा दिया गया। आप ही बता दो, हम तो आप ही की बात मान लेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी से क्या शिकायत है, उनके लिए क्या कहें? मैम देखो, हमारी शिकायत किसी से नहीं है। हम तो जनता है। हमारी शिकायत किसी से क्यों होगी और हम क्यों शिकायत करेंगे? किरोड़ी लाल जी से एक छोटी सी शिकायत ये है, आपने कहा कि 400 लोग फर्जी हैं, आपके पास सबूत हैं, आपने वो नाम क्यों नहीं दिए?
आपने कभी भी, आप कैबिनेट मंत्री थे, आप कैबिनेट में रहे, आपने ये क्यों नहीं देखा कि वो कौन आदमी था जो लगातार सरकार के गोपनीय डॉक्यूमेंट्स वायरल कर रहा था? किसके से वायरल हो रहे थे? और मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है, उन डॉक्यूमेंट जो वायरल डॉक्यूमेंट्स थे, वो सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचारित किए तो वो किरोड़ी लाल जी के समर्थकों ने किए। और कई जगह पे उन्होंने लिखा है कि बाबा ने कर दिया न्याय। तो किरोड़ी लाल जी मीणा जी बताएं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने गोपनीय दस्तावेजों को बाहर लीक कर रहे हैं? हमारी कोई लड़ाई नहीं है किरोड़ी लाल जी से। एसओजी पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। वीके सिंह जी इन दिनों जो है मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीके सिंह जी के लिए क्या कहेंगे? 400 जो है उन्होंने उम्मीदवारों को फर्जी घोषित कर दिया है, बाकियों का क्या? एसओजी पे सवाल दोनों नेताओं ने ही उठाए। हनुमान बेनीवाल जी ने उठाए, किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है कि एसओजी के अंदर एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है, अगर उसका नाम उजागर हो जाए तो बड़े बड़े पेपर माफिया उसमें पकड़े जाएं। और जैसा कि अभी हाल ही में एसओजी के हेड वीके सिंह साहब ने यह बयान दिया है कि मेरी गलती थी कि मैं पृथक्करण नहीं कर पाया। सर, आपसे मैं विनम्रता पूर्वक पूछता हूं, अगर आपकी गलती थी, आपको ये पता चल गया था कि आप जांच करने में सक्षम नहीं है, आप जांच से हट जाते। आपकी सुचिता थी ना, आपने भर्ती के अंदर लिखा कि भर्ती सुचिता की वजह से रद्द हुई है, तो ये सुचिता तो आप में भी थी। जब आपको पता चल गया था कि आप असक्षम हैं, आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सुचिता के आधार पे आप हट जाते। आप डीजीपी साहब को जाकर के बोलते कि साहब ये देखो ये काम मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, आप किसी प्रोफेशनल को लगाओ वहां पे। क्या राजस्थान पुलिस में कोई प्रोफेशनल नहीं है? वो काफी अधिकारी है। आप देखो दिनेश एमएन साहब कैसे धड़ाधड़ अपराधियों को नाप रहे हैं, कैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं साहब। आप देखो नशे के खिलाफ तमाम जिलों के विभिन्न प्रकार के एसपी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लो एंड ऑर्डर चल रहा है। इतनी बड़ी हमारी राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस का इतना गौरवपूर्ण इतिहास है, तो राजस्थान पुलिस में बहुत सारे कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। लेकिन जब आपको पता चल गया था कि आप जांच करने में असक्षम हैं, तो आपको सूचिता के आधार पे आपको जांच अलग हो जाना चाहिए था, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते, आप अपना ट्रांसफर करा लेते। आप पे था ना, आप क्योंकि आप तो सुचिता की बात करते हैं। तो ये कह सकते हैं वीके सिंह हीरो, अभ्यर्थी जीरो। मैम, अगर आप वीके सिंह जी ये कहते हैं कि मैं हीरो बन गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप हीरो बन जाइए। लेकिन हीरो तो वो होता है ना जो न्याय दिलाए, हीरो तो न्याय की बात करता है। आज वीके सिंह जी ने भर्ती रद्द की अनुशंसा करी, वो तो जांच अधिकारी थी, पहली बात तो वो भर्ती रद्द की अनुशंसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वीके सिंह जी खुद इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे, खुद वीके सिंह जी ने इंटरव्यू लिए हैं। और जब आपने इंटरव्यू लिए हैं तो आप यही बता दो कम से कम कि आपके लिए हुए इंटरव्यू में कितने दोषी हैं। आप खुद बता दो, मैं आपको हीरो मान लूंगा। वीके सिंह जी कल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वो बताएं कि मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू लिए और उन लोगों में इतने लोग दोषी हैं, मैं वीके सिंह जी को हीरो मान लूंगा। अगला कदम क्या है? डीबी पहुंचे हैं आप लोग, कल सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ लग रहा है कि क्या होगा फैसला? क्या वापस से आपके चेहरे पर मायूसी आएगी या खुशी से चेहरे लूटेंगे? मैम देखिए, आप लोगों को पता है, हम भी इस जीव हैं। जब एक छोटे से जीव पे भी उसके घर पे बात आती है, तो आप देखोगे कि एक बिल्ली भी शेर से भिड़ जाती है अपने घर को बचाने के लिए। जब उनके बच्चों को शेर खाता है तो वो अपने बढ़ जाती है। तो हमें नहीं पता हमें क्या करना है, सही बता रहा हूँ, हमें लिटरली नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन हमें जो भी समझ में आएगा हम वो काम करेंगे, चाहे वो न्यायालय में हमारे वकीलों की बात हो, चाहे सड़कों पे लड़ने की बात हो, चाहे हमें हमारा न्योछावर, हमारे कुछ भी करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम तो जाएंगे। साहब हम तो चोर बन चुके, हमें हमें हमारे को बताना। आज हम खुल करके आपके सामने आ रहे थे, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मीडिया से सामना होगा, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कभी हमें इस तरीके से बताना पड़ेगा। आज आपने हमें चोर बना दिया, तो हम तो करेंगे ना। अभी मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, कुछ मीडिया वालों की भी भूमिका आपने कही है कि कुछ मीडिया वाले थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर दिखाया। क्या शिकायत रही है मीडिया से इस पूरे के पूरे 130 दिन का आपने बताया है, कैसे देखते हैं? मैम, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, आप ही के साथी ने एक सवाल किया कि सरकार तो कोर्ट के माध्यम से रद्द करवाना चाहती थी। ये तमाम तरीके की जो चीजें जो व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग थी,
उस व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग के आधार पर ये पूरा का पूरा मीडियाबाजी हुआ है। तो मैं मीडिया के साथियों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप तथ्य चलाएं। अगर तथ्य हमारे खिलाफ है, आप बेझिझक चलाइए, हम आपके बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन आप व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग को न्यूज बना देते हो, ये कहां का जायज है? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं और स्पेशल खुलासा कर रहा हूं। आपने कहा कि रिक्रिएशन टेस्ट, आपने रिक्रिएशन टेस्ट के नंबर डाल दिए। एक पत्रकार महोदय ऐसे हैं, उन्होंने रिक्रिएशन टेस्ट के नंबर डाल दिए। उसमें से एक अभ्यर्थी है आनंद कुमार, वो उस दिन उसने टेस्ट ही नहीं दिया, उसने टेस्ट ही नहीं दिया, और आपने ऑन द रिकॉर्ड अपने समाचार पत्र में उसके नंबर बता दिए। कहां से भाई? और मुझे बताओ, रिक्रिएशन टेस्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में उसके नंबर आए हैं क्या किसी के पास में? किसी के पास भी आए? आपने कैसे अपने अखबारों में छाप दिया? आपने छापा कि 50 लोग फर्जी हैं, तो मुझे बताओ कि वो कौन से 50 लोग फर्जी हैं? कहां से आए आपके पास वो डेटा? आपका डेटा ये आया कि जो असली, जो उसमें था रो नंबर वाइज, जो सीरियल वाइज जो थे, वो छाप दिया, और उसमें भी आपने रो नंबर दिए। रो नंबर मैडम इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो तो किसी सक्षम या तो एसओजी के पास होगा या फिर सरकार के पास होगा। तो कोई ना कोई तो अंदर का आदमी है जो इस तरीके का गोपनीय डेटा बाहर दे रहा है। तो हम यही कह रहे हैं बार बार, खोजी पत्रकारिता होती है, खोजी पत्रकारिता का बार बार सलाम किया गया है, लेकिन खोजी पत्रकारिता के नाम पे व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग जो न्यूज चलाई जा रही है, वो तो मैम कहां तक सही है? चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी। तो ये थे मेरे साथ सत्येंद्र राव। सत्येंद्र जी को मैं काफी दिनों से दिखा रही हूँ आपको कि ये वो है जो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करवाना चाहते। इनके साथ काफी सारे अभ्यर्थी भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं किसी चीज की तो देखिए बहुत लंबा समय लगता है, चीजों को याद करना पड़ता है। 5 साल 2021 से और अब 2025 चल रही, तो बहुत लंबा समय हो जाता है किसी भर्ती परीक्षा को। आप पहले पास करते हैं, आप उस भर्ती परीक्षा का रिटर्न देते हैं, फिर आप जो फिजिकल देते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, तो बड़ा लंबा समय है, और उसको कहीं ना कहीं पास करके आपको नौकरी मिलती है। अब कहीं ना कहीं वो रद्द हो जाती है, तो ये बड़ी बात है उन घरों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने मेहनत की और वो मेहनत कहीं ना कहीं जाया हो गई। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।